की मीटिंग में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये राय दी गई थी कि जो शहीद हुए वहाँ उनकी याद में एक मेमोरियम बनाया जाए वहाँ। और मेरी राय रहेगी कि अगर एज लेजिस्लेटर्स हमारी तरफ से उसमें कुछ कंट्रीब्यूट हो सकता है हमारी सैलरी से, तो एक अच्छा जेस्चर जाएगा ये थ्रू आउट कंट्री। और एक और जो पहलगाम अटैक हुआ सर, उसके बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल गुलाम रसूल मागरे नामी एक शख्स को जो है उसको रात के अंधेरे में मारा गया। तो मेरी डिमांड है, मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के थ्रू कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे भी जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। और साथ ही इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बांडीपोरा अजस में जो इनकाउंटर हुआ उस पर कुछ बातें उठ रही हैं। तो फॉर ए लार्जर काज मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को जोड़ें, जिस तरह से आपने देखा होगा सर कि किस तरह से सभी लोग प्रोटेस्ट के लिए सामने आए, मुझे लगता है कि 35 साल में वाकई पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग एक हुए, लेकिन वो चीज़ कहीं दोबारा से जो है वो रिवर्स ना हो, तो लोगों का ट्रस्ट बरकरार रहे, इस सिलसिले में जो है देखने की ज़रूरत है। और साथ ही जैसे कि यहाँ पुलिस साहब ने या तारिक आमी साहब ने जो फरमाया कि इस वक्त अटैक के बाद जो कुछ एक्शंस हो रही हैं कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट का थोड़ा सा सिलसिला हमें लग रहा है कि शुरू हुआ है। तो हमारी गुजारिश होगी ऑनरेबल स्पीकर साहब कि इस चीज़ को जो है यूनियन गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाए और बड़े एहतियात के साथ जो है टेररिज्म को जो है इसको टैकल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे स्पीकर्स ने फरमाया, जिन्होंने हमसे पहले बात की, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर, आल्दो सरकार ने इस सिलसिले में स्टेप्स उठाए, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान थे वो अलग अलग रियासतों में थे, लेकिन जहाँ जहाँ पे मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गुजारिश रहेगी कि जहाँ जहाँ पे ओपनली हमें लगा कि अटैक हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपने कल भी देखा होगा कि लाल चौक के अंदर जो है किसी ने जो है रिलीजियस लाइनों पे जो है हमें डिवाइड करने की कोशिश की, तो उन जैसे वाक़ात और उन जैसे एपिसोड्स को जो है सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, कहीं पे जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई। तो एक मैसेज देने के लिए कि हम सब यूनाइट है थ्रू आउट कंट्री या पूरे जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं कहीं जो है कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी एक और गुजारिश रहेगी कि जैसा कि तारिक आमी साहब ने फरमाया कि शायद ये सही वक्त है, यहाँ बाहर हमें कुछ मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या इससे जो है स्टेटहुड के ऊपर कोई असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि शायद ये सही वक्त है इस वक्त स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड सरकार है, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अगर हम एम्पावर्ड होते तो मुझे लगता है कि इस किस्म के वाक़ात में ना सिर्फ कमी होगी बल्कि आइंदा जो है आइंदा के लिए ये ठीक रहेगा। शुक्रिया। यहाँ हर तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बाकी पार्टीज जो हाउस में रिप्रेजेंटेड हैं, ये डिमांड है कि हर एक इस बहस में हिस्सा लेना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस रेजोल्यूशन के हक में बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए डिफिकल्टी ये है, सब अगर बोलेंगे एक तो रेपिटेशन अब होता है, जो भी रेजोल्यूशन में बातें आई हैं यही हर तकरीब में सुनने को मिली है। मैं आपसे अब गुजारिश करूँगा, या हम बीजेपी से भी तो बोलेंगे, एलओपी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इनको मैं टाइम देता हूँ, उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही अहाता करेंगे सारे बात का। ये मेरी तरफ से आपको गुजारिश है, हैंड फोल्डेड। आप भी आज सब्र से काम ले लें। एलओपी साहब आपका रेजोल्यूशन बड़ा कोई नहीं बोलेगा आप फिर इस वक्त नहीं ड्राफ्टेड है। मैं इस रेजोल्यूशन की पूरी
मैं तायद करता हूं। पर सर इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है सर, हमने पाकिस्तान की कहीं पर भी आउटराइट कंडेमनेशन नहीं की है, तो इसमें सर पाकिस्तान का वर्ड ऐड किया जाए कि पाकिस्तान को कंडेम किया जाए। जस्ट 1 मिनट, कोई बात। सर, जिस मसले पे आज यहाँ पर इजलास बुलाया गया है या असेंबली को बुलाया गया है, पहलगाम वो जगह है, दुनिया का जो भी आदमी कश्मीर को जानता है और वो पहलगाम ज़रूर मानता है और जानता भी है। वो कोई आम जगह नहीं है, वो कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके बारे में कश्मीर के लोग ना जाने। दुनिया का जो भी आदमी कश्मीर को जानता है वो पहलगाम को जानता है। सर, इसमें डिबेट्स हुई, इसमें तकरीर हुई, इसमें तज्जिया हुआ। पिछले 6 दिनों से ये मामला देखा जा रहा है और देश के हालात भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजता है और अपने इलाके में ये काम करके चला जाता है। और सर सुन लीजिए सर, 6 दिन हो गए, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जहां हम गमजदा हैं वहां और जगहों पे ऐसे मामला देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा तवज्जो सबकी चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छी बात रखी, अपनी अपनी बात रखी। सर, टेररिस्ट ने टूरिस्ट को डराया, टेररिज्म ने टूरिज्म को रोका। सर, हम पाकिस्तान के उन 4 आतंकवादियों को रोकेंगे अगर, तो ये टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा। टूरिस्ट भी अमन से जो है अपने टूरिस्ट की जगहों पे जो है चलेगा। सर, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं अपने देश के अंदर भी कि ये मुसलमान आतंकवादी है। पाकिस्तान से आया मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं सर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आतंकवादी जब आतंक मचाता है तो उसे पाकिस्तान के लोग खवारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खवारिज कहते हैं कि अपने ही पाकिस्तान में, मुल्क के अंदर जब कत्लेआम करता है पाकिस्तान में, तो उसे खवारिज कहते हैं। और जब वही आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उसे मुजाहिद कहते हैं सर। ये शर्म की बात है। ये पाकिस्तान को ये बात बताना बहुत जरूरी है। या तो जिन लोगों को आप यहां पे भेज रहे हो वो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। बहरहाल सर, गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं, हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है। उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछकर हत्या की है, वो अपने मकसद में सही है सर, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। वरना मुझे बताओ, 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ ना इस मुल्क के अंदर डाले। उसे यहाँ का अमन और शांति और भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे पिछले दिनों बच्ची 8 महीने की गिर गई, कुर्सी पे बैठी थी तो बगल में वो टाइलें लगी थी, सर फट गया सर, सर फट गया। मैंने उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास लिया, लेकिन उसके माथे का दाग अभी भी है। बात ये नहीं है कि वो गिर गई और बच गई और ठीक हो गई, मैंने डॉक्टर के पास लिया, उसका जख्म जो है भर गया, लेकिन जो सर उसके माथे पे दाग है वो तभी लगा है क्योंकि वो कुर्सी से गिरकर उसके साथ बजी है। अगर वो कुर्सी पे चढ़ने से पहले ही उसे बचा लिया होता, ना उसके माथे पे कट लगता और ना ही उसके माथे पे वो जख्म रहता। और वो जख्म ये है कि पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहां आतंक फैलाता है तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। मैं उसे तो बात ही वही है, मैंने कह दिया है, खवारिज है। सर, मैं बताना चाहूंगा, एक बात है जिसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है।
मैं तो समझता था मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को चलाया जा रहा है। आतंक के दिलों के अंदर इतना खौफ होगा, पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ होगा कि पाकिस्तान हमला करने की मजम्मत भी नहीं करेगा, ये मेरा दिल मानता था, क्योंकि तकारीरें वैसी होती थी, जलसे वैसे होते थे। लेकिन आज अगर वो वक्त आ ही गया है, यहां अगर मैं अगर ताकतवर हूं, मैं चाहता हूं अगर वो मेरे से गलती करे, मेरे से वो उलझे, मैं चाहता हूं वो कब उलझे और मैं उसको लफाड़े दो मारकर बिठा दूं। सर ये मेरा मानना है, अगर मैं ताकत में हूं, मैं चाहता हूं अगला मेरे पे वार करे और मैं उसे ताकत से जवाब दूं। आज नहीं सर, सुन, पूरी बात सुन लीजिए। अभी तक घंटी किसी की नहीं बजी, किसी की नहीं बजी। अगर मेरे लिए बजा रहे हो मुझे बताओ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, आज आप यहां इजलास बुलाएंगे, बुला लो, मैं भी चला जाऊंगा। मैं आज इसलिए आया हूं, मैं इस जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हूं और जिम्मेदार भी हूं, और मेरे नौजवान बच्चे, उमर साहब ने एक टीम बनाई, अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए, लेकिन मजबूरी क्या हुई कि मुसलमान को देखकर पीटा जा रहा है। मैं इसलिए यहां पर आया हूं। मैं मुंबई नहीं गया, मैं महाराष्ट्र नहीं गया, मैं गुजरात नहीं गया अपने उन बच्चों को देखने के लिए जो यहां से हमारे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उमर साहब का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन एक बात बताने आया हूं, मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं जो बात मैं बोल रहा हूं कि उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान बड़े आदमी को, ताकतवर को कभी कमजोर नहीं उकसाता है। अगर उकसाने की गलती पाकिस्तान ने की, मैं खुल के बोलूंगा सर, अगर की, और ये पहली बार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए, मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश इकट्ठा है। जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं सर। वरना आज ये हाउस चला, 22 तारीख का वो मातम, आज हम बात करेंगे, महीने के बाद फिर किसी जगह फिर कोई कातिलाना हमला करेगा, फिर हमारे बच्चों को जो है स्कूल जाने से रोका जाएगा, फिर हमारे घरों में बमबारी होगी, फिर मुसलमान को हकारत की निगाह से देखा जाएगा। आज मौका है, आज मौका है, आज पूरा देश इकट्ठा है, मुसलमान साथ है। यहां उधमपुर में, पहलगाम के बाद उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ, एक मुसलमान ने गोली खाई। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर यह दाग न लगाएं, पाकिस्तान को मौका मत दें, मत दें। ये मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान के वास्ता नहीं है। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर पूछना चाहता हूं, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश, जहां खुद भूखे नंगे लोग हों, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है, यहां आजादी है, मेरे जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है। अरे पाकिस्तान में हालात देखकर इंसान को घिन आती है, लेकिन ये दाग मैं नहीं ले सकता। मैं अपने दोस्त को देश के कोने में पिटते हुए नहीं देख सकता, हिंदू और मुसलमान के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी इसी की बात की है। और मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं आखिरी बात, सियासत नहीं है, बस दुख है। अगर ये मामला होता ही नहीं तो हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम कर रहे होते। तारगामी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी सर। इस हाउस के अंदर जिन लोगों ने हाउस बुलाया है, वो किसको फरियाद लगाएं, किसको? सर अगर हमारी सलाह लेनी है तो हमें बुला लीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इस हाउस को चलाने से, चीखने से क्या बात बनेगी? वैसे तो डिबेट में पाकिस्तान के लोगों को भी बुलाकर बात कर ही लेते हैं। लेकिन जो पानी का मामला है सर, पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। यह 20 साल का लिए मामला है सर। गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना, हम उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा हूं जंग करें, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पे अटैक करें।
जंग नहीं, अटैक करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे, वो रोज 6 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 10 महीने के बाद, सर परेशानी ये है कि मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूं जहां मैं परेशान हो रहा हूं। कोई भी परेशानी नहीं चाहता हो, मैं माजरत खा हूं। सर एक बात, मेरे यहां अगर कोई मर जाए गांव के अंदर, तो मुझे वहां जाना है तो ताजियत में मैंने अपने घर नहीं जाना है, मैंने उस घर में जाना है जहां पे मातम हुआ हो। पूछना चाहता हूं सर, अगर बैरून ममालिक का ये दौरा रद्द होता है तो फिर बिहार जाना जरूरी नहीं था, पहलगाम आना जरूरी था, उन लोगों से दर्द बांटना जरूरी था। सर ये मेरा एक दर्द है, दुख है जो मैं बयान कर रहा हूं। थैंक यू। LOT। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज जिस सदन में तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जान बसरन के उस वैली में गंवाई, देश के अलग अलग कोने से आए थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। आज मैं यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मन बहुत ही विचलित है। मेरी आवाज एक असहनीय पीड़ा के बोझ में लड़खड़ाती है, जो हमने पहलगाम के बैसरन में महसूस की है। जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, जहां पे लोग जिंदगी का बेहतरीन पल बिताने के लिए आते हैं, जहां पे नए नवेले जोड़े अपनी बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, जहां पे लोग अपनी परेशानियां दूर करने के लिए इन वादियों में कुछ पल बिताने के लिए आते हैं, वहां पे इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का इंसिडेंट, इस प्रकार का मैसेकर जो 22 अप्रैल को हमारे सामने आया, इसने पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया। मुझे लगता है कि पूरा देश इस वक्त एक सदमे में, शौक में, पीड़ा में। हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा तो स्वाभाविक है इस शोक में, इस दुख में एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करना। हालांकि हमारे पास वो शब्द नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को हमारे इस जम्मू कश्मीर में खोया। खासकर उस महिला के लिए जिसने अपने सामने अपने पति के सीने पे गोलियां चलते हुए देखी। उस बच्चे के लिए, उड़ीसा से उठ के जो आया था 8 साल का, अपने पिता को अपने सामने गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस हरियाणा के उस नए जोड़े
जिस एक नई दुल्हन ने, जिसकी कलाई में अभी वो चूड़ियां लगी हुई थी, अपने पति को गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस घोड़े वाले मां की आवाज, जिसने अपने बच्चे को सुबह खाना खिला के रोजी रोटी कमाने के लिए बाईसरन की तरफ रवाना किया, उनका दुख हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं हो सकते हैं कि उनका कोई बोझ, उनका दुख हम कम कर सकें। लेकिन मैं एक सदन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारे ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इस वक्त नजरें हैं। मैं कहता हूं सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश इस वक्त जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा को देख रहा होगा। हम क्या एक्ट करते हैं, हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, एक एक शब्द को स्क्रूटनाइज पूरे देश में किया जाएगा। हम इस वक्त उस कौम के नुमाइंदे, उस कौम के नमूने हैं जिस कौम ने 22 अप्रैल की शाम से ही 2 दिन लगातार कुछ खाए पिए, घर की चिंता किए बगैर हमारे आखिरी कोने केरन से लेकर लखनपुर तक सड़कों पे उतरकर देश दुनिया को एक मैसेज दिया कि बेशक 36 साल लगे हमें, लेकिन 36 साल के बाद इस वाकया ने जम्मू कश्मीर की जनता को एकजुट कर दिया। देश के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि नहीं, अब कोई भी मंसूबा हमें डिवाइड नहीं कर सकता, हमें विभाजित नहीं कर सकता। हम उसको उनके नुमाइंदे हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब को भी कि जिस प्रकार से ऑनरेबल सीएम साहब ने आज पार्टी मीटिंग बुला के सभी पार्टीज के नुमाइंदों को एक सूत्र में पिरोकर भारत सरकार को, भारतीयों को एक संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में हम एकजुट हैं, आपके साथ खड़े हैं। तुरंत उसी राह पर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने आज इस विशेष सत्र को बुलाकर इस हाउस से, इस सदन से भी उसी मैसेज को दोहरा के एक संदेश, एक मैसेज, एक संकेत दिया है कि ये सदन भी इस वक्त गमजदा भी है और भारत के साथ खड़ा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन भी थी, काफी लोग इंतजार में थे कि काश कोई शब्द निकले जिस शब्द को उछालकर राजनीति शुरू हो जाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको, सब पार्टीज को आपने मौका दिया, लेकिन बड़े ही संयमित और देरीपूर्ण तरीके से सबने एक आवाज में कहा कि इस वक्त हम एकजुट हैं। राजनीति करने के मौके हमारे हजारों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने 1 महीना पूरा राजनीति की, हमने बहस की और वो होनी भी चाहिए, आगे भी होगी, होती रही है। हमने बजट पर बहस की, हमने डिपार्टमेंट्स पे बहस की, आरोप प्रत्यारोप लगाए हमने। वो एक बैटल ऑफ आइडियाज, वो तो होता चलेगा। लेकिन एक ऐसा पल
जिस बल को हमने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी काबिलियत से उस पे अपनी ड्यूटी का, अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए संकेत, जो मैसेज एक देना था, नो डाउट आज वो इस हाउस में सबने करके दिखाया। बहुत बार मैंने देखा है, खासकर मेरी उम्र के लोगों ने, तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी जब हमने इस जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, तब से ही आतंकवाद को बड़ी नजदीक से देखा, इसमें कोई शक नहीं। और मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जब हमने आतंकवाद की बर्बरता को देखा। मैं एक मिसाल भी यहां पे देना चाहूंगा। 1993 में भी किश्तवाड़ से एक बस जम्मू के लिए जा रही थी। 14 अगस्त का वाकया था। एक जगह आतंकियों ने उस बस को रोक के नाम और धर्म पूछ के अलग अलग किया और 16 लोगों को वहां पे उन्होंने कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया। धर्म और नाम पूछ। कई ऐसे वाकया हमारे सामने आए। एक हमारा अपना साथी है, आज भी मेरे साथ ही चलता है, जय सिंह उस लड़के का नाम है। धार पे गया हुआ था भेड़ बकरियों के साथ, अपनी मां के साथ। उसकी मां का सतन काट के उस जय सिंह के मुंह में ठूसा। ये हमारी आंखों ने देखा है। एक और लड़का राकेश कुमार धार पे ही था, उसके भाई का कलेजा निकाल के बिल्कुल ओपन किया था, उसके भाई में ठूसा था। वो फोटोग्राफ्स स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, लेकिन तत्कालीन तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेनेवा भेजा था। और मुझे आज भी याद है वो फोटोग्राफ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, सब प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में थे। वो जय सिंह की मां का चित्र और उस राकेश कुमार के भाई का चित्र स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेनेवा में दिखाया था। ऐसे बर्बर, ऐसे निर्मम चित्र देखकर भी हम इकट्ठे नहीं हो पाए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से ये 26 लाशें हमारे जम्मू कश्मीर को, लोगों को अक्रॉस रिलीजियस लाइन, 1 मिनट में किसी ने आह्वान नहीं किया, बगैर किसी के पहल किए हुए किस तरीके से इकट्ठे होकर एक आवाज बने, अब इस पर किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। और खासकर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम 90 लोगों की बनती है। भारत सरकार क्या करती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में जो स्टेप्स उठाए गए, जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे सीएम साहब ने अप्रिशिएट भी किया और यह भी कहा कि आगे भी भारत सरकार इस आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भी स्टेप्स उठाएगी उसके साथ जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी है। लेकिन मैं आह्वान करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, और कोई राजनीतिक लाग लपेट के बगैर मैं कहूंगा, हमें अपनी सरकार पर, विशेषकर अपने प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये माने कोई कुछ भी कहे, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है, एक स्ट्रांग विल पावर वाली सरकार है, जो कहते वो करते, करके भी दिखाया है। हालांकि एक परोक्ष युद्ध चल रहा है, इसे केवल हम ये न माने कि 150 आतंकवादी हमारे जंगलों में बैठे हैं, केवल उन्हीं को न्यूट्रलाइज करके हम इस आतंक से बाहर आ सकते हैं, फिर तो 36 साल नहीं लगते।
हमारे अंदर बैठे हुए एक स्ट्रक्चर बना के जो देश, जो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये भूमि बेशक हिंदुस्तान की रहे, जम्मू कश्मीर बेशक हिंदुस्तान का रहे, लेकिन नैरेटिव उसका चलता रहे। और कुछ लोग उसके बने रहे। उसे यह पता है कि कभी भी कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, यह पता है पाकिस्तान। वो उसने आजमा के भी दिखा। 1947 से लेकर 1909 तक 4 वार्स में, पारंपरिक युद्ध में, कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तब जाके उसने तय किया कि नहीं, कन्वेंशनल वार की जगह कोई इस प्रकार का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहां पे कुछ लोगों को अडॉप्ट करके, स्पॉन्सर करके इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए उसे कुछ नहीं करना, 150 सालाना लोग तैयार करने, लफंगे दरिंदे जो भी देश में पड़े होंगे, किस तरीके से मोटिवेट करके उनको भेजना।